वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जो सिलेबस में दिया हुआ है फ्रेंड्स, मैंने कहा था उसी के हिसाब से मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। इसी तरह से मैं पूरा सिलेबस इसका करा दूंगा। और जो बिहार पुलिस फायरमैन का साइंस का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसका 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग इसका पीडीएफ के लिए बारे में कह रहे थे फ्रेंड्स, तो देखिए पीडीएफ की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा gkmastermind.com। ये गूगल में जाके सर्च करिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स। उसी पे मैं डाल देता हूँ और वहाँ पे हमेशा रहेगा फ्रेंड्स। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जाकर के पढ़ाई करें। वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप लोग जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन है, जो इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10th लेवल का पूछा जाएगा, तो सिलेबस में बदलाव किया गया। तो देखिए हिंदी का सिलेबस क्या है उसको देख ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार अग्निशमन सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो हिंदी का देखिए यही पाठ्यक्रम है फ्रेंड्स आपका। टोटल इसमें 17 टॉपिक दिया है, ठीक है। जिसमें आज हम लोग 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। और इस बार है जो फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका भाषा में दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ध्वनि है, शब्द एवं पद है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, यही सब है। अवयव है, निपात है, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, समास और संधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक को कवर किए फ्रेंड्स, ठीक है। इससे टोटल 50 प्रश्न आप लोग को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगे फ्रेंड्स, इसलिए कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस पर ज़्यादा लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका सिलेबस है, इसी के अनुसार से मैं सभी विषय को मैं करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो इसमें कन्फ्यूजन होता है, उसके बाद से मैं आपको 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मैं करवाता हूँ। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए फ्रेंड्स, वक्त दीजिएगा तभी क्लास की तरह, बिल्कुल कोचिंग क्लास की तरह से इसको पढ़ें। चलिए तो देख लेते हैं, मेन पॉइंट देखते चलिएगा फ्रेंड्स। और सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करते हुए चलिएगा। देखिए आपका है फ्रेंड्स कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सवाल पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में वर्ण दे देगा, शब्द देगा, इस तरह से कुछ दे देगा, तो क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। अब इसमें विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ें। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि मुख्य रूप से स्वर कितने हैं, तो मुख्य रूप से स्वर कितना, टोटल 11 है, ठीक है। मुख्य रूप से कितने हैं, 11 हैं। अब देखिए स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण में किसी का सहायता ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो मुख्य रूप से इनकी संख्या कितना, 11 मानी जाती है, टोटल 11 मानी जाती है। लेकिन अगर यदि पूछ दिया जाए कि इनकी कुल संख्या कितनी है, ठीक है, मुख्य रूप से 11 लेकिन टोटल कुल संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल अभी कितना, 13 है। अब कौन कौन 13 है, उदाहरण के सहित देखते हुए चले फ्रेंड्स। देखिए आपका अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। अब यह इसको काउंट कर लीजिए फ्रेंड्स, यही आपका है जो मुख्य रूप से स्वर है, स्वर वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया फ्रेंड्स। और 2 और किसको रखा गया इसके अंतर्गत, तो एक हो गया आपका अन और एक हो गया क्या, हो गया, ठीक है। इसको भी शामिल इंक्लूड करते हैं। तो कुल आपका स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना हो जाती है, तो 13 हो जाती है। अब देखिए इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका अन और अ है इसे क्या कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है कि आयोगवाह की संख्या टोटल आयोगवाह की संख्या टोटल कितनी है, तो कितनी है, 2 है। कौन कौन है फ्रेंड्स, तो देखिए अन और अ है जो आयोगवाह है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मुख्य रूप से अगर जो स्वर्ण वर्ण कितना 11 है, लेकिन कुल स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है, टोटल 13 है। कौन कौन है देख लिए। और ये अन और अ है जो इसी के अंतर्गत आता है, इसी को मिलाकर के 13 होता है। और इसे क्या नाम दिया गया है, तो आयोगवाह दिया गया है एक, ठीक है। अब आगे देखिए व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए व्यंजन वर्ण के देखें। व्यंजन वर्ण है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर में क्या मानना है फ्रेंड्स, आपको 33 मानना है परंपरागत रूप से, ठीक है।
तभी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये 33 कौन कौन है फ्रेंड्स देखिए व्यंजन में, तो देखिए कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, एक में 5 होता है, क ख ग घ ङ, ठीक है। तो कवर्ग से पवर्ग तक कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब देखिए 4 हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, याद रखिएगा यर और लवा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 हो गया। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, देखिए उष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो टोटल कितने हो गया यहाँ पर देख लीजिए, 25 और 4 कितना हो गया, 29, 29 4 33 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 33 होते हैं। कवर्ग से पवर्ग तक 25, 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन यर लवा, और 4 हो गया उष्म या संघर्षी व्यंजन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 4 टोटल कितना होती है, तो 33 होती है, ठीक है। ये हो गया आपका परंपरागत रूप से। अब देखिए इसमें और क्या, अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, ये परंपरागत रूप से आपको 33 हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर पूछा जाए कुल संख्या कितनी है सिर्फ व्यंजन की, तो कितना करेक्ट होगा, 39। अगर इस तरह से पूछा जाए, परंपरागत नहीं रहे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 कैसे होगा फ्रेंड्स, ये भी मैं बता देता हूं आपको। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि परंपरागत रूप से अगर वो पूछेगा तो कितना हो जाएगा, एक बार देखिए अच्छी तरह से इसको देख लें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब किस तरह से होगा वो भी बता दिए मैंने। और अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 39 होगा, ठीक है। कैसे 39 होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ तो हम लोग देख लिए थे कितना हो गया था आपको, 33 से हो गया था। अब देखिए 4 होता है, जो क्या होता है फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन, तो संयोगी छ, त्र, श्र और ज्ञ, ये 4 है जो आपका संयुक्त व्यंजन हुआ। तो टोटल अभी हम लोग ने उधर कितना देखा था फ्रेंड्स, टोटल 33 हुआ था। 33 में 4 जोड़ दिए, कितना हो गया, टोटल 37 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 2 और घट रहा है। अब देखिए 2 कौन जुड़ता है इसमें, तो हिंदी भाषा के नवनिर्मित वर्ण, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी भाषा के नवनिर्मित, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा हिंदी भाषा के नवनिर्मित वर्ण कौन कौन है, तो आपका ये ड और ढ है। पढ़ा वही जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जो टठड और हटवर्ग में आता है, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर ये बिंदु लगा रहेगा और इसमें ये बिंदु लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये नवनिर्मित है, पढ़ा जाएगा वही, लेकिन ये नवनिर्मित है। तो 2 हो गया फ्रेंड्स, तो टोटल कितना हो गया, 37 प्लस 2 यानी 39। तो आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया फ्रेंड्स, एक बार पुनः यहाँ से देख ले, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़े फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपका परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। तो कवर्ग से लेके पवर्ग तक 25 हो गया। अंतस्थ व्यंजन की संख्या ये वाला वो 4 हो गया, 25 4 29, और 4 हो गया उसमें व्यंजन, ये कितना हो गया, 33 हो गया। उसके बाद में 4 इसमें और कौन जुड़ गया, 33 4 आपका संयुक्त व्यंजन जुड़ गया फ्रेंड्स, तो कितना हो गया, 37 हो गया। और हिंदी भाषा के नवनिर्मित वर्ण, ठीक है, जो व्यंजन है आपका, और ये आपका 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 39 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संख्या पूछा जाए फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या, तो 39 होगा। लेकिन परंपरागत रूप से पूछेगा तो 33 होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाता है, अब ये इसको याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी होती है। टोटल वर्णमाला की संख्या पूछा जाए, स्वर्ण और व्यंजन मिला करके। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने देखा 39 क्या होता है, व्यंजन होता है कुल, और 13 क्या देखे हम लोग, स्वर देखे। तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना होता है, 52। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 52। याद रखिएगा, अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वर और वर्ण को मिला करके कुल कितने होते हैं फ्रेंड्स, वर्णमाला कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 52 होगा। कैसे होगा वो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग ने देखा था यहाँ पर क्या देखा था फ्रेंड्स, कि स्वर्ण वर्ण मुख्य रूप से 11 होता है, लेकिन कुल संख्या कितना होता है, 13 होता है। उसी तरह से इसका कितना देखें, 39, तो दोनों को जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ से आप क्वेश्चन देखते हैं। आपका आज का पहला सवाल आपका रहा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। लिखित इकाई, 1 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर गेस करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्ण सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए अभी क्या था यहाँ पे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो गया। अब ये नोट्स में लिखा है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ठीक है, क्या, ध्वनि हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ये सवाल बार बार रिपीट होता है, अभी मैंने बताया था। आयोगवाह की संख्या टोटल 2 होता है फ्रेंड्स, कौन कौन होता है, तो अन और अह, यही है जो आयोगवाह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है।
हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या इसमें आपका पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने बताया 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 52 हो जाएगा। 39 टोटल हो गया आपका व्यंजन और 13 क्या हो गया फ्रेंड्स आपका स्वर हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है, यानी व्यंजन वर्ण 39 और स्वर्ण वर्ण 13, टोटल कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्वरों की संख्या, कुल संख्या नहीं पूछा जा रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से बारीकी से देखिएगा फ्रेंड्स कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अन और अ भी स्वर को अंतर्गत लिया गया है। तो टोटल अगर कुल संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 13, लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सिर्फ पूछा जाए तो 11 है, लेकिन कुल संख्या पूछेगा फ्रेंड्स तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तब 5 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए, और यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका 13 है जो कौन कौन हो रहा है, जो 11 है जो कौन कौन, ये आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल संख्या 13 हो रहा है ना, तो 13 यही आपका हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर 11 ये हो गया और 2 ये हो गया। चलिए अगला है 6 नंबर सवाल को देखिए, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है। अभी मैंने जिक्र किया था, तो उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी टोटल है 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है। ये देखिए इसको उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, कि जब ये बोलिएगा व्यंजन ना तो इससे क्या मुंह से उष्मा निकलेगा। जैसे मैं आप बोल करके देख लिए तालव्य श बोलिएगा, देखिए इसे उष्मा निकलता है। मूर्धन्य स, फिर दंत स और ह, इससे क्या होता है उष्मा निकलता है। ठीक है, इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो उष्म व्यंजन कौन कौन है, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है। अंतस्थ यह कौन कौन है फ्रेंड्स, 4 होते हैं, वो भी बताए, य र लव को अंतस्थ कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी हमने देखा संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितना है, टोटल है 4 है। और एक कौन कौन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख ले कौन कौन तो है आपका छ, संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही है जो 4 संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से आपका जो सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ ये आपका काफ़ी फायदा होगा इससे फ्रेंड्स। 8 नंबर सवाल, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आज मैं लाइव क्लास 8:30 बजे नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त हो चुका है और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है। उसके बदले मैं 50 प्रश्नों का एक जीके का प्रैक्टिस सेट 9 बजे तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, 9:30 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कल फिर 8:30 बजे लाइव क्लास में आऊँगा, तो कल आप लोग जरूर जुड़िएगा। अब देखिए 8 नंबर सवाल क्या है आपका फ्रेंड्स, 8 नंबर सवाल है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ऐ जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंठ तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण है कंठ और तालव्य दोनों से मिक्स करके होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा ए और ऐ को क्या कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 को देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। अभी हमने देखा कुल स्वर कितने, मुख्य स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स मुख्य रूप से, तो 13 होते हैं। 11 होते हैं। ठीक है, कितने 11 होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं 13 होते हैं। अब ये आपका 13 में से मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर होते हैं आपका 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए फ्रेंड्स, इसका मैं आपका वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप इसको कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। जब यूट्यूब से पढ़ लें फिर वेबसाइट पे जाकर बार बार रिपीट करते रहिएगा, 2-4 बार देखिएगा, सभी माइंड में फिट हो जाएगा। और पढ़ने का यही तरीका है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वेबसाइट पर जाइए, प्रत्येक दिन जो मैं अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप लोग जरूर देखिए, पैसा तो नहीं लगता है। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब देखिए नोट में जो लिखा है ये भी याद रखें, कौन कौन मूल स्वर जो किसे कहते हैं, तो जो स्वर दूसरे स्वर के मेल से ना बने हो मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 4 है, कौन कौन है मूल स्वर, अ, ह्रस्वई, ह्रस्व और रुई, यही है जो आपका 4 मूल स्वर है। बाकी जो है फ्रेंड्स जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसी सब को मिलाने से बाकी वो सब बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बेसिक से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, जो सिलेबस में दिया है उसी हिसाब से वर्ण किसे कहते हैं, तो अखंडित ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अखंडित ध्वनि को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। 12 नंबर सवाल को देखिए
कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। तो 12 का क्या होगा, व्यंजन होगा। व्यंजन वर्ण क्या होता है फ्रेंड्स, आपका स्वर वर्ण की सहायता से लिखी जाती है और बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखिए, हिंदी भाषा के नवनिर्मित वर्ण है। अभी मैंने देखा था फ्रेंड्स कौन कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी को दो को मिलाने से टोटल कितने संख्या हो जा रहा था, तो 39 हो जा रहा था। ठीक है, व्यंजन की संख्या कुल कितना हो जा रहा था, 39 हो जा रहा था। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के नवनिर्मित वर्ण कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखिए फिर, सवाल नंबर 14 आपका है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे, जो किसी की सहायता नहीं लेता है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है कि तालव्य स, मूर्धन्य स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने बता दिया था फ्रेंड्स वहां पे, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श या संघर्षी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नहीं यहाँ पर मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, इसको स्पर्श संघर्ष, इसको संघर्षी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 का तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह को क्या कहते हैं, तो उष्म और संघर्षी कहते हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को कौन से व्यंजन कहते हैं, इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी या क्या उसे फिर कह सकते हैं हम लोग उष्म व्यंजन कह सकते हैं, क्योंकि इसको बोलने से मुंह से उष्मा निकलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए, कह रहा फ्रेंड्स कि निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। वहां पर हम लोग देख रहे थे हिंदी के नवीन विकसित ध्वनियाँ, याद रखिएगा, और यहाँ पर कह रहा है सिर्फ नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सा, बारीकी से समझिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा। ये ख और ग है जो नवीन विकसित ध्वनियाँ है। इसको पहचानेंगे कैसे फ्रेंड्स, तो देखिए किस तरह से पहचानेंगे। तो देखिए जो नवीन विकसित ध्वनियाँ है, इसके यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लगा रहता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नुक्ता बिंदु लगा रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नुक्ता बिंदु कहिए या तल बिंदु कहते हैं। तो देखिए ये सब जैसे फ लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नुक्ता बिंदु लगा रहेगा। तो देखिए जिसमें नुक्ता बिंदु लगा रहेगा फ्रेंड्स, वो सभी किसके अंतर्गत आएगा, नवीन विकसित ध्वनियाँ के अंतर्गत आएंगे। तो आप यहाँ पर देख ले फ्रेंड्स, सिर्फ देखिए इसमें लगा हुआ ख और ग में, ये है जो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका नवीन विकसित ध्वनियाँ होगा। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए ये सब शब्द यूज होता है, हम लोग गौर नहीं करते, जैसे लिखते हैं हम लोग खफा लिखते हैं। ठीक है, खफा, तो खफा में देखिए यहाँ ये रहेगा और फ में भी आपका देखिए यहाँ पर लगा रहेगा। तो ये सब ये जो क्या है आपका नवीन विकसित ध्वनियाँ है। उसके बाद में देखिए लिखते हैं हम लोग फिर गजल, तो गजल लिखते थे गजल, गजल इस तरह से आपका हिंदी में हो गया, लेकिन यहाँ पर नुक्ता बिंदु लगता है, तो क्या कहते हैं इसको, गजल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से जिंदगी नहीं जिंदगी कहते हैं, तो उसमें भी देखिए यहाँ पर लगा रहता है। तो किस तरह से पकड़िएगा कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन से, तो इसमें नुक्ता बिंदु लगा रहेगा फ्रेंड्स, नुक्ता बिंदु या तल बिंदु इसमें लगा रहेगा, तो उसे आप पकड़ लीजिएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 17 को देखिए कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते चलता हूं फ्रेंड्स। तो पहले इसका गेस करें 17 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी, ये जो आपका म है जो फ्रेंड्स घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब देखिए फ्रेंड्स घोष अघोष के बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। और कौन कौन होते हैं, जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ घोष आप याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वेबसाइट पे भी दे दूंगा, तो इसका रिवीजन करते रहिएगा। अब अघोष और घोष, तो हमको यहाँ पर कैसे घोष वर्ण कर रहा है, तो कर रहा है देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ग घ ड़ ज झ ञ, ये सब ये तीसरा, चौथा, पांचवा है जो सब किसके अंतर्गत आएंगे, घोष वर्ण के। अब पहला दूसरा रहेगा वो अघोष हो जाएगा। अब पहचान इसको किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए ग को बोलिए घ ड़, देखिए ये सब बोलिएगा तो आपका स्वर तंत्र में कंपन होता है, जैसे झ। अब क का बोलिए, का हो रहा है कंपन, नहीं हो रहा है, बोल के देख लीजिए। ख का बोल रहे हो रहा है नहीं, लेकिन बोलिए ग घ ड़ ज झ ञ, देखिए होता है ना कंपन। तो आप तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या यहाँ पर था आपका तीसरा, चौथा, पांचवा ना, तो देखिए यहाँ पर देख ले निम्न से कौन सा घोष वर्ण है, तो देखिए म कंपन हो रहा है, बाकी ख च ठ ये सब देखिए नहीं होगा। और दो तरीका से हम पहचान सकते हैं, एक तो इस तरह से पहचान सकते हैं फ्रेंड्स बोल कर करके, और दूसरा ये याद रखिएगा कि आपका जो
हर वर्ग के है जो तीसरा चौथा पचमा होता है जो घोष वर्ण होता है। ठीक है, अब बाकी पहला दूसरा होता है जो अघोष वर्ण होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं आपका, वो सभी जो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? अभी हमने देखा, आप गेस करिए फ्रेंड्स क्या होगा। अघोष वर्ण, तो स्वर तो आ जाता है घोष वर्ण के अंतर्गत। अब ग हो गया, ज हो गया और प हो गया। बोल के देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए बोल कर करके, ग बोलते हैं तो कैसा था, ग हो रहा है, ज में भी हो रहा है, प में हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये प पहला अक्षर है, तो पहला प फ, तो दूसरा हो जाएगा अघोष वर्ण के अंतर्गत। कौन कौन होगा? तीसरा चौथा पचमा, क्योंकि अभी हमने देखा कि घोष वर्ण होता है जो वर्ग के तीसरा चौथा पचमा होता है घोष वर्ण, और पहला दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो देखिए प फ हो गया, तो प इसमें क्या होगा? घोष वर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट माइंड में फिट करके रखिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी पकड़ाएगा। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि मैंने जो इसमें सवाल किया है यही आपको पूछ दिया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये अघोष अघोष का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी नहीं देखिए हूबहू मैं बता दिया वही आपको लड़ जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए परंपरागत रूप से कितने होते हैं फ्रेंड्स, अभी वही आपका पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, परंपरागत रूप से कितना होता है टोटल? तो आपका 33 होता है। ठीक है, अब ऐसे पूछा जाए कुल, देखिए यहाँ पर कुल नहीं लगाया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है तो 33 है, लेकिन कुल अगर पूछ देगा तो कितना मारना है फ्रेंड्स? आपको 39 मारना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, अघोष कौन से होते हैं? अब देखिए अभी हमने इसका डिफिनीशन भी बताया। तो अघोष क्या होता है? वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो होते हैं अक्षर वही होता है अघोष होते हैं ना। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया। जैसे क ख, क और ख क्या हो गया? अघोष हो गया। लेकिन ये आपका ग घ ड़, ये क्या हो गया? घोष हो गया। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल को लेते हैं, किस नंबर सवाल को, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? चलिए घोष वर्ण होता है, कौन कौन होता है फ्रेंड्स? तीसरा चौथा पचमा। तो देखिए इसमें तीसरा चौथा पचमा से कौन है? प तो पहला नहीं होगा, और ये आपका क्या हो गया? ह हो गया, यह त है और झ है। तो घोष वर्ण आपको पूछ रहा है ना, तो घोष वर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सवाल नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झ। देखिए बोलते हैं तो झंकृत भी हो रहा है, और देखिए आपका च, और ये आपका छ, और ये ज, और ये झ, देखिए चौथा आ रहा है ना चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 22 नंबर सवाल को देखिए कि संयोग्य छ ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए अभी हमने बताया था फ्रेंड्स कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने हैं? तो 4 है। तो ये 6 किसके अंतर्गत आता था? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखिए। सवाल नंबर 23 है कि संयोग्य छ वर्ण किसके योग से बना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कौन कौन से अक्षर को मिलाकर करके संयोग्य छ बनता है। तो 23 नंबर सवाल का गेस करें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह क आधा क जोड़ में इसमें मूर्धन्य स जोड़िएगा तो आपका एक संयोगी छ बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल आपका है कि हिंदी शब्दकोश में छ है जो का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आधा क प्लस स मिलाने से आपका छ बनता है। तो हिंदी डिक्शनरी में जब खोजिएगा तो किसके बाद आएगा? आपका इसके बाद आएगा, क के बाद आएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 25 को देखिए फ्रेंड्स, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था अंतस्थ वर्णों की संख्या कितना है? टोटल 4 है। य र ल व सब ये जो अंतस्थ व्यंजन है आपका, ये तलब सा मूर्धन सा दंती सा, ये है जो आपका उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। और अन और अ ये क्या है? आयोगवा है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। अन और अ आयोगवा है, ये हो गया आपका उष्म या संघर्ष व्यंजन हो गया, और ये हो गया आपका जो अंतस्थ वर्ण हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त दे फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं बहुत टाइम लग जाता है, टाइम थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, पढ़ाई में समझ करके पढ़ें। 26 नंबर सवाल को देखें। 26 नंबर सवाल है कि ये आपका ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये ज्ञ है जो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो किससे किससे बना होता है? गेस करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 26 का बी हो जाएगा। आधा ज में आपका य मिलाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ज्ञ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दो तो देख लिए फ्रेंड्स, 4 संयुक्त वर्ण होता है ना। तो पहला तो हम लोग देखा जो संयोगी छ होता है किससे किसके मिलकर बनकर होता है? तो आधा क प्लस में मूर्धन्य स। और दूसरा भी हम लोग देखे ज्ञ किससे बनकर होता है? तो आपका इससे होता है। अब बच गया तीसरा चौथा। तो तीसरा चौथा भी देख लें। आपका तीसरा है जो त्र हो गया। तो त्र कैसे होगा? आधा तो प्लस में इसमें र जोड़िएगा, त्र हो जाएगा। उसी तरह से स्र किस तरह से बनेगा? तो तालव्य स में आधा हलंत लगा दीजिएगा और उसके बाद में इसके मिल से होता है। तो ये दोनों भी तरह का भी याद रखें और सरह का, चारों को याद रखें। ठीक है, चलिए अगला 27 नंबर सवाल को देखिए। वर्ग के प्रथम
तृतीय पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? जो वर्ग का प्रथम और कौन तृतीय और पंचम क्या कहलाते हैं? अब आ गया आपका अल्प प्राण और महाप्राण में। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? 27 का राइट आंसर होगा अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कहते हैं। 1 3 5 कहने का मतलब 1 3 5 मतलब कि वर्ग के प्रथम और तृतीय और पंचम को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब इसका चलिए फ्रेंड्स, अल्प प्राण किसके कहते हैं? तो 1 3 5 वाला का यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ग के यहाँ होगा। ठीक है, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को महाप्राण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। 1 3 5 को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा ना, 1 3 5 को भी तो अल्प प्राण कहते हैं। तो बच गया कौन कौन बच गया? द्वितीय और चतुर्थ बच गया ना। तो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो व्यंजन होगा उसको हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे। अब देखिए इसका डिफिनीशन देख ले। कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, देखिए प्राण मतलब क्या होता है? वायु मतलब प्राण होता है एक तरह से। ठीक है, हमारे लिए वायु प्राण है। तो जब आप बोलिएगा तो कम वायु निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। जब कम हवा निकले यानी कि कम वायु मतलब क्या होता है? प्राण, यानी कम निकल रहा है तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। और अब महाप्राण किसे कहेंगे? जब ज्यादा वायु निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह से पकड़ लीजिएगा, देख कर बोल कर करके। और इस किसे पकड़ेंगे कि वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम होता है अल्प प्राण, और द्वितीय और चतुर्थ जो होता है आपका क्या होता है? ये महाप्राण होता है। अब देखिए यहाँ पर से चलिए, देखिए निम्न में से महाप्राण कौन है? बोल करके इसको अब देख ले। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, क बोलिए हवा नहीं निकलेगा, ग बोलिए नहीं निकलेगा, च बोलिए नहीं लगेगी, ख बोलिए ख। देखिए इससे आपका वायु ज्यादा निकल रहा है तो ये हो गया आपका महाप्राण हो गया। अब बाकी क ग च सब हो गया, जो क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका अल्प प्राण हो गया। अगला सवाल को देखिए, चवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ये देखिए सब याद रखिए, इससे भी उच्चारण से भी एक सवाल आपको पूछा जाएगा। तो चवर्ग का किससे होता है फ्रेंड्स? तो 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तालु से होता है। ठीक है, चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए, टवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा से होता है। टवर्ग, देखिए ट में टवर्गी न आता है ना, टवर्गी न, इस तरह से पकड़िएगा। ये टवर्ग कहेगा तो देखिए टवर्गी न आता है। ये कहाँ से होता है फ्रेंड्स? आपका मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर सी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया ना, ऑप्शन नंबर मूर्धा से हो गया। अगला सवाल को देखिए कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? तो ज्ञ तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं, फिर संयुक्त व्यंजन है और किससे किससे मिलके बना होता है? तो आधा ज प्लस में क्या होता है? य होता है। ठीक है, तो किसके बाद आएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस तरह से अभी हमने देखा था संयोगी छह जो किसके बाद आता है? तो आधा क और प्लस से होता है ना, तो क के बाद आता है। उसी तरह से आपका जो संयुक्त व्यंजन ज्ञ है वो किसके बाद आएगा? ज का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण तो क्या अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि जब जिसको बोलने से हवा वायु कम निकलता हो, तो देख लीजिए अल्प प्राण कौन होगा? 32 का क ग बोलिए, देखिए बिल्कुल कम हवा निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए थ ध फ भ छ झ सभी को बोल के आप ट्राई कर सकते हैं। इससे देखिए वायु ज्यादा निकल रहा है, महाप्राण है, ज्यादा वायु निकल रहा है। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए दोनों का जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो किसी तरह से भी पूछेगा, पकड़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल को देते हैं। 33 नंबर सवाल को कह रहा है कि दंत स वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो दंत स है फ्रेंड्स, देखिए दंतीय स का किस लिए नाम पड़ा है? क्योंकि दंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह की संख्या टोटल कितना था? 2 था फ्रेंड्स, एक अन था और एक अ था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखिए इस तरह से ही पूछा जा सकता है। ऐसे जनरली पूछा जाता है अयोगवाह की संख्या कौन है? तो 2 है। कौन कौन है? तो एक अन है और एक क्या है फ्रेंड्स? आपका अ है। और ये इस किसका सिंबल है? आपका विसर्ग का ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं। 35 नंबर सवाल। अब देखिए करा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, 4 होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, थोड़ा सा वक्त दे। कौन कौन है? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर यही आपका 4 भेद होते हैं फ्रेंड्स शब्द का। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है,
तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो जिसे हम ज्यों के त्यों लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज जो अपना देश का शब्द है फ्रेंड्स, और विदेशज जो विदेश से आया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ याद रखिएगा, कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देखिए 36 नंबर सवाल, ये दूसरा टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड्स। पहला तो हम लोग स्वर व्यंजन देख लिए, दूसरा में आपका शब्द पढ़ना था ना, दूसरा में आपका संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है? अभी मैंने देखा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? तत्सम शब्द कहेंगे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो याद रखिएगा, संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हम लोग अगर जो लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको हम तत्सम कहेंगे। 36 का सी हो गया। 37 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, बनावट। अभी तो हम लोग देखे थे उत्पत्ति के आधार पर फ्रेंड्स, अब देखिए बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट या रचना के आधार पर इसका कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। 37 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है। 3 भेद कौन कौन होता है फ्रेंड्स? तो रूढ़ होता है एक, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा योग रूढ़ होता है। उसका भी डिटेल से देख लें, थोड़ा सा वक्त दें। 3 होता है फ्रेंड्स। बनावट के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिसको खंड करिएगा तो उसका सार्थक नहीं होगा। जैसे दिन है, तो दिन को करिएगा फिर खंड करिएगा तो दी प्लस न करिएगा तो देखिए तो इसका खंड का कोई अर्थ निकल रहा है, दी का या न का, तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे घर हो गया, तो रूढ़ शब्द तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिन शब्दों की सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहेंगे? आपका रूढ़ शब्द कहेंगे। चलिए, और शब्द से मिलकर ना बना हो। दूसरा पॉइंट आपका यौगिक है। यौगिक किसे कहेंगे? तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे योग शब्द कहते हैं। योग यानी कि यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो देखिए 2 शब्द से नहीं मिलकर बना है, विद्या है और आलय, और दोनों का अर्थ देखिए निकल रहा है। तो इस तरह से विद्यालय हो गया, पाठशाला हो गया, भोजनालय हो गया, ठीक है, भोजन जोड़ आलय, ये सभी है जो यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। इंपॉर्टेंट है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहता है? तो योग रूढ़ भी क्या होता है? यौगिक के शब्द होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वे शब्द जो यौगिक होते हैं, परंतु योग रूढ़ भी यौगिक शब्द होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़, रूढ़ मतलब क्या था? अर्थात विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यह शब्द कहलाता है, यह शब्द समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे जलज, लंबोदर, दशानन और नीलकंठ, बिल्कुल बहुब्रीहि समास की तरह है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 तो समझ गए थे हम लोग, एक बार पुनः थोड़ा सा रिपीट कर ले फ्रेंड्स। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसको खंड या क्या कर रहा है, जिनका सार्थक खंड ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द इसे कहते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर के बना हो, जैसे विद्या जोड़ालय या उसका अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होते हैं, परंतु फ्रेंड्स उसका क्या होता है कि विशेष अर्थ निकलता है। यह शब्द समान अर्थ को न प्रकट कर करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अब जैसे देख ले, जलज हो गया, तो जलज कर रहे हैं तो देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है? कमल होता है। लंबोदर कर रहे हैं तो क्या अर्थ निकल रहा है? आपका गणपति जी, ठीक है फ्रेंड्स, गणेश जी कर रहा है। दशानन कर रहे हैं तो रावण हो रहा है। नीलकंठ कर रहे हैं तो कृष्ण शिव भगवान हो रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको पकड़ लीजिए। और देखिए टॉप मोस्ट VBY पॉइंट जो लिखा हुआ है ये है कि देखिए बहुब्रीहि समास, अभी मैंने बताया ना बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, अब एक बात याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बहुब्रीहि समास में भी क्या होता है कि इसका कोई पद नहीं प्रधान होता है, ना प्रथम पद होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका अर्थ है क्या? तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास में। तो जो बहुब्रीहि समास है वही योग रूढ़ है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब 38 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? छाटिए फ्रेंड्स, देख ले, यहाँ सिंपल है। मलयज, ये तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पंकज, ये तो आपका हो गया योग रूढ़ हो गया। जलज भी योग रूढ़ हो गया। वैभव देखिए आपका वै और भव करिएगा फ्रेंड्स, इसका कोई अर्थ निकलता है। इसको खड़ते हैं तो सार्थक खंड नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये रूढ़ शब्द हो गया। अर्थ इसका डी। सवाल नंबर 39 को देखें कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? यहाँ पर निम्नलिखित होगा।
परीक्षा है जो निम्नलिखित वर्गों में से किस में आता है? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव। तो देखिए आपका संस्कृत का ये शब्द है, संस्कृत में इसी तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से आपका हिंदी में लिखा जाता है। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि संस्कृत का शब्द जो क्या त्यों अगर लिखा जाता है वो तत्सम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण कौन है? यौगिक शब्द का उदाहरण देखिए फ्रेंड्स कौन होगा? दाल तो आपका रूढ़ हो गया, घर भी रूढ़ हो गया, चावल भी रूढ़ हो गया, तीनों जो रूढ़ का है। अब बच गया राजपुत्र। देखिए इसमें दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, राज और पुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। 41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द तो देख पता चल जाता है आपको, देखते ही पढ़ दीजिएगा। देखिए लोटा लग रहा है फ्रेंड्स, लोटा, पगड़ी, ये सब है जो देशज शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स यौगिक शब्द कौन सा है? इसमें यौगिक शब्द छाटे फटाफट। तो पंकज है, पाठशाला, दीन और लंबोदर है। तो यौगिक शब्द इसमें से कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाठशाला। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पाठशाला। बाकी पंकज है जो आपका योग रूढ़ है, दीन है जो आपका रूढ़ है, लंबोदर है जो आपका योग रूढ़ है। ठीक है, इस तरह से आपका 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। फ्रेंड्स 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन किए। तत्सम शब्द इसमें छोटे छाटे फ्रेंड्स, गोधूम, बहु, शहीद, पड़ोसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका गोधूम ये तत्सम है क्योंकि संस्कृत का शब्द है फ्रेंड्स, और गोधूम मतलब क्या होता है? गेहूं होता है। अगर पूछे गोधूम का जो तत्भव क्या शब्द होगा तो इसका हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा। ठीक है, इसका गेहूं हो जाएगा। तो ये आपका तत्सम शब्द गोधूम है, इसका तत्भव क्या होगा? बिगड़ा हुआ रूप गेहूं हो जाएगा। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो सार्थक खंड होगा उसे हम क्या कहेंगे? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यौगिक हो जाएगा। जैसे पाठशाला हुआ था फ्रेंड्स, तो पाठ जोड़ क्या हो जाता था? शाला हो जाता था, खंड सार्थक हो रहा है, यानी यौगिक शब्द का उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से आपका जो रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब बाकी फ्रेंड्स बाद में आपका वेबसाइट पर रहेगा, जब भी मन करेगा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बीच बीच में, लेकिन करते रहना है फ्रेंड्स, एक दिन दो दिन छोड़ करके, तभी आपका परमानेंट मेमोरी में जाएगा। अगला सवाल आपका है, वकील किस भाषा का शब्द है? ये इंपॉर्टेंट है, वकील किस भाषा का शब्द है? 45 का करेक्ट आंसर याद कर लिया फ्रेंड्स, सब बार बार पूछा जाता है। ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं कि चाय किस भाषा का शब्द है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। च से चाय, च से चीनी, इस तरह से याद रखें। ठीक है, चाय में चीनी डालिएगा था ना, चीनी भाषा का। चाय में चीनी पड़ेगा ना फ्रेंड्स, तभी तो चाय बनेगी। तो जिंदगी में कभी भूलिएगा, कभी नहीं भूल सकते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी, यानी चाइनीज भाषा का। चाय में चीनी डालिए तभी तो चाय बनेगी। तो कितना अच्छा सटीक ट्रिक है फ्रेंड्स, कभी नहीं भूलिएगा। चाय है जो चीनी शब्द है। अगला सवाल को 46 का ये हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 47 को देखिए, ये टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल, इसको फ्रेंड्स इसका जरूर याद रखिएगा। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए संकर शब्द का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर हो। दो भाषा कोई भी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उसी तरह से फारसी हो, अंग्रेजी हो, इस तरह से दो भाषा से जो शब्द मिलकर के बनता है उसको क्या कहता है? संकर शब्द कहता है। इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अब चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे में देखिए क्वेश्चन आ गया कि रेलगाड़ी शब्द क्या है? ये संकर शब्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका उदाहरण। अब देखिए दो भाषा से मिलकर बना, रेल है जो अंग्रेजी भाषा से है, और गाड़ी हिंदी है, रेलगाड़ी संकर शब्द। टिकट और घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, ये हो गया संकर शब्द। अश्रु हिंदी शब्द है और गैस अंग्रेजी, अश्रु गैस, देखिए ध्यान से, ये भी संकर शब्द है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपका है नेक, चलन। तो नेक है जो फारसी शब्द है और चलन है जो हिंदी शब्द है, नेक चलन। कैसा हो गया आपका? ये सभी संकर शब्द का उदाहरण है। वर्ष, गांठ, वर्ष है संस्कृत है और गांठ है जो हिंदी है, ये हो गया आपका संकर शब्द। बस और अड्डा, बस हो जाता है जो क्या होता है? बस माने बस अंग्रेजी शब्द हो गया, और आपका अड्डा है जो देसी शब्द है, याद रखिए अड्डा है देसी, तो बस अड्डा। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। आपका संकर शब्द किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द कहलाता है। और अब इस तरह से उदाहरण देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब उदाहरण जो बताएं ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 49 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल है, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये देखिए दर्शन हो गया आपका, दर्शन का तद्भव रूप, तो ये आपका तत्सम है, तो इसका इस तरह से हो जाएगा दर्शन। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स। इस वीडियो का लास्ट सवाल आपका है
कि निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है फ्रेंड्स? चाय अभी हमने देखा था चीनी भाषा का है। तो इसका 50 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कैंची है जो आपका तुर्की भाषा का है। तंबाकू गमला है जो आपका पुर्तगाली का है। ठीक है फ्रेंड्स, तंबाकू गमला पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द, ये भी पूछा जाता है, याद रखें। तंबाकू गमला पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जबकि आपका फ्रेंड्स ये जो आपका हो गया कैंची जो हो गया आपका तुर्की भाषा का शब्द है, और आपका चाय है जो चीनी भाषा का शब्द है। तो कितना टोटल 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। और देखिए आप बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से था, एक बार देख लें यहाँ पे आप सिलेबस में जो जो देना था उसी हिसाब से मैं इसको सेटिंग किया था। देखिए आओ इसी तरह से आ गया। अभी हम लोग ने देखा 2 चैप्टर का, इसमें और कुछ प्रश्न बनेंगे शब्द में पद में। जैसे ध्वनि में देखिए स्वर और व्यंजन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए। शब्द एवं पद का हम लोग देख रहे थे, फिर इसका परिभाषा भी देख लिए और भेद भी देख लिए। ठीक है, शब्द का। उसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन और कारक अवधि एक टॉपिक में इसको मैं क्लियर करूंगा। और फ्रेंड्स ये सभी को पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पर जरूर जाएगा फ्रेंड्स, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो gkmastermind.com आप गूगल में सर्च करिए, वहाँ पर जाकर के मिल जाएगा फ्रेंड्स। नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है, जो लाइव क्लास लेते थे सभी का करीब 20 लाइव क्लास का 1000 क्वेश्चन डाल दिया हूँ। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं डाल देता हूँ फ्रेंड्स। वहाँ पर जाकर के आप आराम से पढ़ाई करिए। अब प्रत्येक दिन पढ़ना, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स एक दिन पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ें, प्रत्येक दिन पढ़िएगा तभी वो बार बार रिपीट होगा, परमानेंट मेमोरी में आएगा। ऐसा 15 से 20 दिन करके देखें, आपका तैयारी का करने आपको याददाश्त बहुत मतलब कि परमानेंट मेमोरी में वो बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा यही, मैं इसी तरह से पढ़ाई करता था। ठीक है, रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो 8:30 बजे मैं लाइव क्लास नहीं आ पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आधा से 1 घंटा में मैं आपको एक ऑफलाइन वीडियो जीके जीएस का प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा, दोस्तों में शेयर जरूर करेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।